नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर धर्म के नाम पर होने वाले डिबेट के प्रवक्ता ही जेल चले जाएंगे, तब इन डिबेट में कौन आएगा, क्या बचेगा? दिल्ली पुलिस ने आज 2 एफआईआर की है। इनमें 32 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं कि इन लोगों ने सोशल मीडिया और अन्य फोरम में धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया है। इन 32 लोगों में से कुछ नाम ऐसे भी हैं जो नियमित रूप से गोदी मीडिया के धर्म वाले डिबेट में बुलाए जाते रहे हैं और बेहद खराब बोलते हैं, धार्मिक भावनाओं को उकसाने वाली बातें करते हैं ताकि एक समुदाय के प्रति नफरत फैलती रहे और लोगों के बीच दूरियां भी बढ़े। एफआईआर में लिखा है कि सोशल मीडिया, अखबारों में छपे लेख और अन्य मंचों पर इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस को साफ करना चाहिए कि एफआईआर में जो लोग टीवी डिबेट में आते रहे हैं, क्या उन डिबेट में कही गई बातों की भी जांच होगी, उनका संज्ञान लिया जाएगा। अक्सर चैनलों की बहस में लिखा होता है वक्ता का विचार उनका है। यह सही है, लेकिन घटिया विचार वाले वक्ता को बार बार बुलाया जाए, बार बार वही वक्ता भड़काऊ बातें करे, ललकारे, तब भी क्या उस चैनल को इसकी छूट मिलनी चाहिए कि वक्ता के विचार से चैनल का कोई लेना देना नहीं है। इलियास शराफुद्दीन के बारे में हमने 8 जून के प्राइम टाइम में बताया कि कैसे 2017 से यह जनाब हर बड़े चैनल के डिबेट में बुलाए जाते हैं और अनाप शनाप बोलते रहते हैं। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में इलियास शराफुद्दीन का भी नाम है। इस व्यक्ति के बयानों को प्रमुखता से उजागर करने का श्रेय मोहम्मद जुबैर को जाता है। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने इसे हाईलाइट किया कि यह व्यक्ति टीवी के डिबेट में आकर बहुसंख्यक धर्म को चुनौती देता है, लोगों को उकसाता है। इसे डिबेट में क्यों बुलाया जा रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इलियास एंकरों को दलाल तक कह देते हैं, फिर भी डिबेट में बुलाए जाते हैं। इसके बाद जुबैर ने दिखाया कि इलियास शराफुद्दीन जिन कार्यक्रमों में जाते हैं, यूट्यूब में उनके व्यूज लाखों में हैं। 2017 में रिपब्लिक टीवी के कई डिबेट में इलियास शराफुद्दीन बुलाए गए, जिसके बाद बाकी चैनलों में इनकी पूछ काफी बढ़ जाती है। ये भारत को सऊदी अरब बनाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और चैनल इनकी बातों को ट्वीट भी करता है। तब ऐसी बातों को क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया और अब क्यों नहीं संज्ञान में लिया जा रहा है? क्योंकि टीवी के जरिए इनकी बातें सोशल मीडिया से ज्यादा बड़े वर्ग तक पहुंची हैं। जुबैर ने कई डिबेट शो के क्लिप साझा किए हैं जिनमें इलियास शराफुद्दीन के बयान आपत्तिजनक लगते हैं। तब टीवी के डिबेट में आने के कारण मामला क्यों नहीं दर्ज हो रहा है, या इस मामले में टीवी के डिबेट के बयानों को भी क्यों नहीं शामिल किया जा रहा? दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया कंपनियों से और जानकारी मांग रही है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम है। ओवैसी ने ट्वीट किया है कि एफआईआर की कॉपी का कुछ अंश देखा है। इसमें यही नहीं है कि मेरा अपराध क्या है। हत्या के बारे में एफआईआर होगी तो इतना लिखा होना चाहिए कि हत्या किस चीज से हुई है। मुझे नहीं पता कि मेरी किस बात को लेकर एफआईआर हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस एफआईआर में कई नाम ऐसे हैं जिनका संबंध हरिद्वार की धर्म संसद से भी है और उसमें शामिल लोगों से भी। एफआईआर में पूजा शकुन पांडे का भी नाम है, जो इस पुरानी तस्वीर में यति नरसिंहानंद के साथ देखी जा सकती हैं। इनके साथ बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा भी हैं, जो यति नरसिंहानंद से मिलने गई हैं। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में यति नरसिंहानंद और पूजा शकुन पांडे के नाम हैं। इन दोनों के नाम हरिद्वार में हुई धर्म संसद के मामले में भी दर्ज हैं, जहां दोनों ने भड़काऊ भाषण दिए थे। अपनी बेटी की रक्षा के लिए, अपनी बहन की रक्षा के लिए, मां की रक्षा के लिए आपको शस्त्र चलाना भी आना चाहिए। अभी 2 दिन पहले गाजियाबाद पुलिस ने यति नरसिंहानंद से कहा था कि वे जामा मस्जिद जाने के ऐलान पर अमल ना करें और जाने का कार्यक्रम रद्द करें। इससे सांप्रदायिक सद्भाव पर असर पड़ता है। के बारे में बोला तो सर काट देंगे अगर ये भैन हिंदू अपने दिमाग से निकाल दे। जुबैर का यह ट्वीट देखिए। अप्रैल 2021 के महीने में संसद के पास प्रेस क्लब में एक समुदाय के मानने वालों के बारे में नरसिंहानंद अनाप शनाप बोल रहे हैं। जो बातें कह रहे हैं वैसी ही बातें नुपुर शर्मा ने कही हैं। नुपुर को पार्टी प्रवक्ता पद से हटा दिया गया और अब उनका भी नाम इस एफआईआर में है, मगर प्रेस क्लब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कार्रवाई का कुछ पता नहीं। इतने दिनों तक क्यों नहीं हुई? दिल्ली पुलिस की एफआईआर में एक और नाम, स्वामी जितेंद्रानंद।
इनके कई भड़काऊ भाषणों की क्लिप ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने साझा कर पुलिस और समाज को चेताया कि नफरती बातें करते हैं, इनसे सावधान रहिए। तो ये दरिंदे इतने दर्दनाक अत्याचार करते जिन्हें आप सह नहीं सकते, वरना ये नाम बदल कर भी आ जाते हैं। कोई सलमान सुरेश बन जाएगा, रहमान रमेश बन जाएगा, और फिर हमारी बहन बेटियों से क्या करते, लव जिहाद। आज नहीं बल्कि मार्च के महीने में जुबैर ने ट्विटर पर कई ट्वीट कर दिखाया कि स्वामी जितेंद्रानंद किस तरह की बातें करते हैं। यूट्यूब पर स्वामी जितेंद्रानंद के कार्यक्रम आप देख लेंगे तो पता चलेगा कि समाज में किस तरह जहर बोया जा रहा है। एक धर्म के प्रति जहर फैलाकर बहुसंख्यक समाज के बच्चों के भीतर हिंसा और घृणा का भाव भरा जा रहा है। रिटायर्ड अंकिलों से पूछिए कि क्या वे अपने पोतों और नातियों के बारे में ऐसा चाहेंगे कि वे इस राह पर चलें। पूछिए रिटायर्ड अंकिलों से जो दिन रात व्हाट्सएप ग्रुप में इसी तरह की बातें फॉरवर्ड करते रहते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो आज एक एफआईआर फाइल की है उसमें 30 नामों से ज्यादा इंक्लूडेड हैं। उसमें 2-3 नाम कम से कम ऐसे हैं जो रेगुलरली न्यूज चैनल डिबेट्स पे इनवाइट किए जाते हैं, बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो एक है पूजा शकुनी पांडे, जिन पे ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं एंटी मुस्लिम स्पीचेस की वजह से, और दूसरे हैं इलियास शराफुद्दीन, मौलाना इलियास शराफुद्दीन, जो रिसेंटली एक डिबेट में इनवाइट किए गए थे। जी न्यूज़ ने उन्हें इनवाइट किया था जब ज्ञानवापी पे डिस्कशन हो रहा था। इन्होंने बहुत गंदी अभद्र टिप्पणी की थी हिंदू देवी देवताओं के अगेंस्ट, शिवलिंग के अगेंस्ट, और हिंदुइज्म के जो प्रैक्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट बहुत गंदी मजाक करते हुए, हंसते हुए एक टिप्पणी की थी, जो 2-3 मिनट का वीडियो था ना। उस टाइम पे मुझे याद है एंकर उनको स्टॉप नहीं कर रहा था, कंटिन्यू करने दे रहा था कि जो भी आप बोलना है बोलिए। एक जो दूसरा पैनलिस्ट था उन्होंने स्टॉप करने की कोशिश की, बट ये 3 या 4 मिनट चलता रहा। शायद मुझे ये एक छोटा क्लिप, मैंने 2 मिनट का क्लिप वीडियो डाउनलोड करके मैंने कल ट्विटर पे भी डाला था, और बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी डाला था, और तब वो शायद वायरल भी हुआ था। तो बहुत लोगों ने मांग की पुलिस से कि अगर नूपुर पे केस हो सकता है तो इन पे क्यों नहीं हो सकता। अगर नूपुर पे केस प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट कुछ बोलने की वजह से हो सकता है, तो ये हिंदुइज्म के अगेंस्ट ऐसी टिप्पणी करने की वजह से क्यों नहीं हो सकता। शराफुद्दीन की हिस्ट्री 2018 से है, उससे पहले शायद ही कोई नहीं जानता था। 2018 पे मुझे याद है जब रिपब्लिक चैनल इनको इनवाइट कर रहा था डिबेट्स के पे, हिंदू मुस्लिम डिबेट्स पे, तो इनके 100-200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे नहीं थे, 100-200 से ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे अपने फेसबुक चैनल पे। ये रेगुलरली इनवाइट किए जाते थे एज मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर या धर्म गुरु। हालांकि ये इनकी मज़े की बात यह है कि जब मनीषा पांडे जो न्यूज़ लॉन्ड्री से हैं, जब उन्होंने इनको कॉल किया और पूछा कि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूं और मैं आईटी प्रोफेशनल था, अभी छोड़ दिया है। और उसके बाद से 2018 या उससे पहले शायद ये यूट्यूबर्स बन गए थे जो रेगुलरली हेटफुल, मुझे लगता है ये हेटफुल वीडियोस रेगुलरली शेयर करते रहे। नफरती बातों के प्रति दिल्ली पुलिस आज सतर्क हुई है। अगर तब सतर्क हुई होती जब जंतर मंतर पर नफरती नारे लगाए गए हैं, लेकिन उस मामले में गिरफ्तार लोग चंद दिनों में जमानत पर बाहर आ जाते हैं। जब पिछले साल दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में एक धर्म संसद हुई जहां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई गई, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 मई को एफआईआर दर्ज की है। कई महीने निकल गए, एफआईआर ही हो रही है। अगर समय पर एफआईआर से ज्यादा कार्रवाई होती तो आज भारत को शर्मिंदा होने की नौबत ही नहीं आती। अब बात करते हैं कावी अब्बासी की। ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने 10 अप्रैल को कावी अब्बासी के बयानों का क्लिप साझा किया और चेताया कि यह व्यक्ति भड़काऊ बातें कर रहा है। इसका बयान भी दक्षिणपंथी संगठनों के बयान से बहुत अलग नहीं है। यह व्यक्ति इस्लाम की बुनियादी शिक्षा के खिलाफ बोलता है। और फिर जब जुबैर पता करते हैं तो यह निकल कर आता है कि यह व्यक्ति 2018 तक तेलंगाना में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष रहा है। जुबैर के उजागर कर देने के बाद हैदराबाद पुलिस कई धाराओं में कावी अब्बासी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। इलियास शराफुद्दीन हो या कावी अब्बासी या पूजा शकुन पांडे या नरसिंहानंद, जुबैर ने सबको उजागर किया कि यह समाज के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। आज उसके उजागर किए गए कई नाम दिल्ली पुलिस की एफआईआर में हैं।
पुलिस के जरिए जो ये एफआईआर दर्ज की गई है, मुझे रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं लगता इसमें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दबाव जिस तरह से बढ़ रहा था, जो आम जनता का, आम पब्लिक का, शायद उसको डिफ्यूज करने की एक कोशिश है। क्योंकि जब तक जो स्ट्रक्चरल जो परेशानियां हैं, जो स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं, अगर ढांचागत समस्या को अगर आप नहीं हल करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा कि एक एफआईआर दर्ज कर दी है, दूसरी एफआईआर दर्ज कर दी, क्योंकि सिर्फ ही मुट्ठी भर लोग नहीं हैं जिनको हम निशानदेही कर सके कि सिर्फ इनके जरिए नफरत फैलाई जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी चैनलों में जो ये लोग बैठते हैं, मैं खासकर जिक्र करना चाहती हूँ दाढ़ी टोपी लगाकर जो लोग बैठते हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कुछ स्टूडियोज में ऐसा भी देखा गया है, मैंने खुद देखा है कि अगर कोई टोपी लगा के नहीं आया तो स्टूडियो में बाकायदा टोपी रखी हुई है कि आप लगा लीजिए ताकि आप मुसलमान दिखें। तो मैं ये कहना चाहती हूं यहां पर कि संस्थागत और ढांचागत तरीके से इसको तोड़ना होगा। कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये किराए के भाड़े के कौन से मौलाना है, ये कौन से इस्लामिक स्कॉलर हैं, इन्होंने कभी इस्लाम की पढ़ाई नहीं की, जिन समुदायों को रिप्रेजेंट करने की, उनकी नुमाइंदगी करने की ये बात करते हैं, उनको ये उनमें से कोई इन्हें जानता तक नहीं है। तो आखिर कौन लोग हैं? पूरे तरीके से ये जो मैच है ये फिक्स्ड है। एक लोकतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र की जो सेहत है वो इस बात से आंकी जाती है कि वहां कितनी फेयर बहस होती है, कितनी निष्पक्ष तरीके से, कितनी स्वस्थ बहस होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे देखिए कि पूरा मैच किस तरह से ये फिक्स्ड है, क्योंकि दूसरे साइड को लेने का जो पूरा एक ये ढोंग है, ये जो नाटक है कि दूसरा साइड भी हम दिखा रहे हैं, इसलिए बंद होना चाहिए। क्योंकि जो दूसरा साइड है वो भी इन्हीं का साइड है, वो भी एक ही साइड है। तो जब बहस एंकर को साइड लेनी है, जब चैनल को साइड लेनी है, तो दूसरे साइड का ढोंग बंद कीजिए, क्योंकि वो साइड भी आप ही की तरफ है। बेहद बदतमीज किस्म के, जिनको अपनी बात भी रखने नहीं आती, ऐसे लोग जो कि एक इस तरह की मुसलमानों की छवि पेश करते हैं, जो अपने देश से प्रेम नहीं करते, जिनका भारत के संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इस तरह के लोगों को आगे रखकर और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत का जो मुस्लिम समुदाय है वो इसी तरह का है। इससे एक आम हिंदू, वो हिंदू भी जो मुस्लिम हेटिंग नहीं है, उसके मन में भी एक शंका पैदा होती है, एक ऐसी खराब छवि, एक ऐसी इमेज जाती है जिससे साफ तौर पर उसे लगता है कि सारा जो मुस्लिम समुदाय है वो ऐसा ही है, देश से प्रेम नहीं करता, और साथ साथ वो उसे बात करने का कोई सलीका नहीं है, अपनी भी समस्याएं वो ठीक से नहीं रख सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो फिक्स्ड मैच है इसे बंद होना चाहिए। सबसे पहले जो ये जिस तरह के मौलाना जा रहे हैं, मैं महंतों के लिए नहीं कह सकती, मैं वो लोग जो भगवा पहन के जा रहे हैं मैं उनके लिए नहीं कह सकती, उनका तो हम जानते हैं कि उन्हें कहां से समर्थन आ रहा है, लेकिन कम से कम वो लोग जो ये ढोंग कर रहे हैं कहने का कि वो सरकार को अपोज करते हैं और मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों का सोशल बॉयकॉट होना चाहिए कम्युनिटी की तरफ से कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, हमारी नुमाइंदगी नहीं करते। तो संस्थागत और ढांचागत वार होना चाहिए इस पर। 2021 के साल में 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में धर्म संसद हुई। उत्तराखंड पुलिस ने एफआईआर तो कर दी, लेकिन जून आधा बीतने जा रहा है, यह मामला कब अंतिम नतीजे पर पहुंचेगा? जबकि उस धर्म संसद में खुलेआम नरसंहार की बातें हो रही थी। इसके लिए बहुसंख्यक समाज के बच्चों से कॉपी किताब छोड़ देने की बातें कही गई। हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ कर देखिए, इनके समर्थकों से पूछिए कि क्या कोई चाहेगा कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर उनका बच्चा धर्म संसद में कही गई बातों पर अमल करे? जाहिर है कोई नहीं चाहेगा। इसलिए शांति और प्यार सबके हक में है, लेकिन यह तभी होगा जब ऐसे मामलों को रोका जाएगा। हरिद्वार में एक धर्म संसद ऑर्गेनाइज की गई, जिसका ऑर्गेनाइजर था यति नरसिंहानंद, जो दिल्ली पुलिस की भी एफआईआर में शामिल है। इसने वो धर्म संसद ऑर्गेनाइज की, इसके साथ में और भी तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे जिनके खिलाफ मुकदमा भी बाद में दर्ज हुआ, वो बताएंगे। पूजा शकुम पांडे थी वहाँ पर, वसीम रिजवी जो पहले मुसलमान थे फिर बाद में हिंदू बन गए, जितेंद्र नारायण त्यागी हो गए। इसके अलावा प्रबोधानंद थे, स्वामी आनंद स्वरूप, परमानंद महाराज, धर्मदास महाराज, सागर सिंधु महाराज और नरसिंहानंद, ये तमाम लोग थे। वहाँ पर गए, इन्होंने वहाँ पर जमकर मुसलमानों को गाली दी, कहा कि इनको गोलियों से मारना चाहिए। जैसे म्यांमार में एथनिक क्लिनजिंग हुई है, वैसे इंडिया से भी इनको हटाया जाना चाहिए। लोग अरब सागर में चले जाएं, कहीं चले जाएं, इनके खिलाफ हथियार उठाइए, आधुनिक वेपन उठाइए, और ये तमाम ये भाषण दिए गए। इस पर शुरुआत में तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जब हमने जाकर वहाँ रिपोर्ट किया, पत्रकारों ने मामला उठाया, तो 23 दिसंबर को इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पहले तो शुरुआत में इसमें गिरफ्तारी नहीं कर रही थी उत्तराखंड पुलिस, लेकिन बार बार जब मीडिया में खबरें चली, ये बयान चलाए गए, तमाम रिटायर्ड जजेस ने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद कार्रवाई की गई और इसमें गिरफ्तारियां की गई।
गया। कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें अब सबको जमानत मिल चुकी है। जमानत सबसे पहले मिली यति नरसिंहानंद को, और जब यति नरसिंहानंद को जमानत दी हाईकोर्ट ने, तो हाईकोर्ट ने कहा कि आपको जमानत दे रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, नहीं तो आपकी बेल रद्द कर दी जाएगी। एक कागज बाकायदा बेल ऑर्डर में लिखा है, लेकिन यति नरसिंहानंद रुका नहीं। रायपुर गया, वहाँ भड़काऊ भाषण दिया, दिल्ली में भड़काऊ भाषण दिया, यहाँ मुकदमा हुआ। फिर गया ये हिमाचल, ऊना, वहाँ भड़काऊ भाषण दिया, और फिर वापस से ये रुड़की जा रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त फटकार लगाई और बोला कि अगर भड़काऊ भाषण दिया गया तो चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लूँगा। जब जस्टिस ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को बुला लेंगे कोर्ट में, तब उत्तराखंड पुलिस ने सख्ती के साथ इन लोगों को रोका। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी किया है कि कुछ नेशनल न्यूज चैनल रेटिंग बढ़ाने और मुनाफा कमाने के चक्कर में रेडियो रवांडा से प्रेरित हो गए हैं, जिसके प्रसारण के कारण वहां पर लाखों लोगों का नरसंहार हो गया। ऐसे चैनलों को थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है, जिनके कारण भारत को दुनिया भर में शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। हम पहले भी प्राइम टाइम में आपको रेडियो रवांडा के बारे में कई बार बता चुके हैं। जब रेडियो का प्रस्तोता एक समुदाय को लेकर भड़काऊ बातें करने लगता है, ललकारने लगता है, अपनी नफरती बातों से लोगों में जोश भर देता है और लोग सड़कों पर आकर लाखों लोगों का कत्ल कर देते हैं। रवांडा में काबुका नाम के एक सबसे अमीर व्यक्ति ने 1993 में RTML नाम से रेडियो स्टेशन बनाया। इस चैनल से तुत्सी समुदाय को तिलचट्टा कहा गया। लंबे कद के तुत्सी समुदाय के बारे में एंकर बोलता रहा कि लंबे पेड़ों को काट डालो, जिसके बाद अल्पसंख्यक तूती समाज के लाखों लोग मार दिए गए। जब लोग मारे जा रहे थे, तब रेडियो स्टेशन पर मारने वालों के नाम पढ़े जाते थे और उनका नाम लिया जाता था, जिन्हें मारने का आह्वान किया जाता था। बाकायदा बताया जाता था कि फला व्यक्ति कहां जिंदा मिलेगा और उसे मार दिया जाता था। 1994 में 100 दिनों के भीतर रवांडा में 8 लाख लोगों का नरसंहार हो गया। इसलिए जब भी रेडियो रवांडा का नाम सुने, सतर्क हो जाएं और गोदी मीडिया को ध्यान से देखिए कि ये रेडियो रवांडा की तरह लोगों को दंगाई तो नहीं बना रहा। याद रखिएगा, ये आपके ही बच्चों को दंगाई बनाना चाहता है, जिनके डॉक्टर बनने का सपना आप देखते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत बिठाई। इस अदालत ने रेडियो रवांडा और इसके मालिक काबुगा को नरसंहार के कई मामलों में सजा सुनाई। रेडियो रवांडा ने 1 साल में नरसंहार कैसे करा दिया? क्योंकि उसके पहले 1 दशक से वहां की राजनीति हुतू समुदाय के भीतर तुत्सी समुदाय के खिलाफ जहर भर रही थी। जहर भरने में समय लगता है, जैसे गोदी मीडिया पिछले 8 साल से जहर भर रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर और रिटायर्ड अंकिल जहर को सपोर्ट करते हैं। उसी तरह से रवांडा में हो रहा था। फिर आता है रेडियो रवांडा। रेडियो का एंकर तुत्सी लोगों को तिलचट्टा बोलने लगता है, सांप बोलने लगता है। गोदी मीडिया या उससे बाहर के कई बयान आपको मिलेंगे जिसमें इसी तरह एक समुदाय को पुकारा जाता है। रेडियो रवांडा का दुनिया भर में उदाहरण दिया जाता है। जब मीडिया राजनीतिक दल और सरकार का पार्टनर हो जाए, तब वो नागरिकों को ही हत्यारा बना देता है। रवांडा में हुतू समुदाय के लोगों ने 100 दिनों के भीतर लाखों तुत्सी लोगों को मारा था। भारत का गोदी मीडिया 8 साल से अपने डिबेट के जरिए आपके भीतर नफरतें भर रहा है। सावधान हो जाइए। एक राज्यसभा का चुनाव ही है जहां एक पैसा नहीं चलता है। विद्या कसम विधायकों की ईमानदारी पर गर्व होने लगता है। इस चुनाव में इतना पैसा बच जाता है, इतना बच जाता है कि राजनीतिक दलों को समझ नहीं आता कि बचा हुआ पैसा कहां खर्च करें। तो वे दूसरे दल में विधायक खोजने निकल जाते हैं कि कोई बिकने वाला मिल जाए तो कुछ पैसे खर्च कर लें, खरीद लें। केवल जनता ही है जिसे समझ नहीं आ रहा कि कहां से पैसा लाएं कि खर्च निकले और क्या खरीदें, क्या ना खरीदें। इसलिए कोई अपने विधायकों को बस में बिठाकर तो कोई हवाई जहाज में लाद कर चला जा रहा है। अपनी पार्टी और नेता के लिए जान देने वाले इन विधायकों पर भरोसा किसी का कम है तो इनके ही नेताओं का, जिनके लिए ये विधायक जान भी दे सकते हैं।
मुझे तो इनमें से किसी के चेहरे पर पीछे छूट चुके पैसे का मोह नहीं दिखता है, नोटों की गड्डी का अफसोस नहीं दिखता है। क्यों देखूं मैं अकेला जब जनता को नहीं दिखता है। बिकने वाले की खातिरदारी है, खरीदने वाला खलनायक है। धनबल का मुकाबला आत्मबल से होगा, जो विधायक होगा वो योगा के क्लास में होगा। सांस भर भर पेटों में सांसों को खाली करना है। जो छूट गया है नोटों का बंडल, आंखें बंद कर गिनते रहना है। देख तमाशा जादू का, पैसा तो खुद में जादू है। जान चुकी है जनता सब कुछ, जनता पर भी जादू है। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वह हमारे वाला खरीदना चाहता है, कोई नहीं कहता मेरा वाला बिकना चाहता है। बीजेपी के आप पर आरोप लगा रही है हॉर्स ट्रेडिंग के, कि अपने ही विधायकों को अपने साथ रखने के लिए आपने लालच दिया है, उनकी मांगे कहीं ना कहीं समझौता। वो तो इतने घबरा गए हैं, इतने घबरा गए हैं कि आप खुद देख लो कि कभी इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, कभी ईडी में जा रहे हैं। ईडी का क्या तुक है जाने का, जुडिशरी में प्रयास कर रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। कल तो चुनाव है, आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या बन गई है। आराम से तीनों सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। लेट अस सी एवरी पार्टी देयर। सेंधमारी की कोशिश हमारी पार्टी में सभी कर रहे हैं। सिद्धरामैया हमारे विधायकों को अपने पक्ष में लेने के लिए सभी तरह की तिगड़म भिड़ा रहे हैं। यूजिंग मेजर्स, लेट अस सी। और सब इस खबर पर चुप हैं कि पिछले 3 साल में बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 6,201 करोड़ का चंदा मिला है। 6200 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर 100 रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को गया है तो उसमें से 68 रुपए केवल बीजेपी के खाते में गए हैं। बाकी 32 रुपए में 17 राजनीतिक दल हैं। 17 के बाद किसी के खाते में कोई पैसा नहीं। इसे जानने के लिए रिपोर्टर्स कलेक्टिव के 3 रिपोर्टरों ने 3 महीने तक रिसर्च किया, कई दलों से बातें की, उनके दस्तावेजों को छान मारा। सोमेश झा, श्री गिरिजेश जलिहल और पूनम अग्रवाल की इस रिपोर्ट पर कहीं भी चर्चा नहीं हो रही है। बड़े बड़े पत्रकार शेयर करने से बच रहे हैं। बीजेपी भी चुप है, कम से कम खंडन ही कर देती कि यह रिपोर्ट ठीक नहीं है, 6200 करोड़ चंदे की बात गलत है। जबकि इस रिपोर्ट को छपे 3-4 दिन हो गए। मीडिया भी चुप है, ऐसी जानकारी का पीछा बंद किया जा चुका है और कोई सामने लाता भी है तो साझा नहीं करता ताकि जनता तक पहुंच जाए। इस खोजी पत्रकारिता का सार यह है कि जब से इलेक्टोरल फंड का सिस्टम आया है, कई दलों को चंदा मिलना बंद हो गया है। पैसा कुछ ही दलों और कुछ दलों में भी एक दल के पास सिमट कर रह गया है। मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में एक ही पार्टी चुनाव लड़ने से लेकर प्रदर्शन करने की हालत में रह जाएगी। एक तरह से राजनीति में मोनोपोली, एकाधिकार का सिस्टम आ रहा है। बाकी दलों का खोमचा उखड़ जाएगा। आप इस खबर को आर्टिकल 14 की वेबसाइट, हिंदी में मूकनाथ की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। 2017-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग को यह पता लगाने और सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने के लिए कहा था कि किन पार्टियों को कितने का चुनावी बॉन्ड मिला है, बताइए। 2 साल से इस मामले में सुनवाई का इंतजार है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने उन दलों से बात की है जिन्होंने चुनाव आयोग को जवाब दिया है। उसी के आधार पर ये आंकड़े निकाले गए हैं कि इलेक्टोरल फंड का पैसा कुछ ही दलों के पास जा रहा है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी, अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से फंडिंग मिल रही थी उनके डिटेल्ड पर्टिकुलर्स सील्ड कवर में सबमिट किए जाए। इलेक्शन कमीशन ने सारे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को चिट्ठी लिखी और उनके रेस्पॉन्सेस को सील्ड कवर्स में हासिल किया। फरवरी 2020 में इलेक्शन कमीशन ने इस लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया। जब ये लिस्ट पब्लिक हुई तो देश भर में ऐसा एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ कि 105 पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग मिली है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में 105 पार्टियों का नाम लिस्ट हुआ था। इन 105 पार्टियों में 7 नेशनल पार्टीज थी, 3 स्टेट यूनिट्स ऑफ नेशनल पार्टीज थी, 27 स्टेट पार्टीज थी और 75 अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज थी। 2017 में पूर्व वित्त मंत्री लेट श्री अरुण जेटली जी ने बिफोर द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड सारे पॉलिटिकल पार्टीज से फीडबैक मांगा था। ऑब्वियसली सारे ऑपोजिशन पार्टीज वर कंसर्न्ड अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स
बीजेपी के जो पूर्व एलआई थे उस समय के शिरोमणि अकाली दल लार्जली हैप्पी था, बट उनके भी कुछ कंसर्न्स थे जिसे गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज कर दिया। सिर्फ एक ही ऐसा पार्टी था जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बिल्कुल सपोर्ट में था और उसे काफ़ी प्रेज भी कर रहा था, और उसका गवर्नमेंट लाइन भी था कि ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहा है और पॉलिटिकल सिस्टम को क्लेंस कर रहा है, और ये पार्टी ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी थी। इस चिट्ठी को भेजने के सिर्फ 7 महीने बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सेल का पहला विंडो खुला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 95% से ज़्यादा चंदा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने मेनवाइल जनवरी 2020 से इस केस की सुनवाई नहीं की है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सारे नेशनल और स्टेट पार्टीज के एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स को भी स्टडी किया। इन दोनों डेटाबेसेस को मिला के हमें ये पता चला कि 105 पार्टियों में से सिर्फ 17 ऐसे पार्टियां हैं जिन्हें एक्चुअली इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिल रहे हैं। इसके अलावा 2 और पार्टियां हैं, द्रविड़ा मुनेत्र कज़गम और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिल रहा है लेकिन वो ईसी के लिस्ट में नहीं हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि देश भर में केवल 19 ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिल रही हैं। दिस इज आउट ऑफ ओवर 2800 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये हुआ कि आउट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री देयर इज जस्ट अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्चुअली मिला है। और इस छोटे ग्रुप में भी हमने फिर स्टडी किया कि किस पार्टी को कितना इलेक्टोरल फंडिंग मिल रहा है। हमने पाया कि बीजेपी को 4200 करोड़ से भी ज़्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 3 फाइनेंशियल ईयर्स में मिला है। सेकेंड प्लेस पे मेन ओपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसे सिर्फ 11% या 706 करोड़ मिला है। थर्ड स्पॉट पे बीजू जनता दल है विद जस्ट 260 करोड़। अगर इन 3 पार्टियों की फंडिंग थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जोड़ा जाए, इट अमाउंट्स टू 83% ऑफ ऑल मनी रेज्ड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन दीज 3 फाइनेंशियल ईयर्स। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ओर से मैंने, पूनम अग्रवाल और सोमेश झा ने फिर सोचा कि हमें इन पार्टीज के बारे में जानना चाहिए। तो हमने इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है उनको एक एक करके कांटेक्ट करना और इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। हमारे इंटरव्यूज के थ्रू हमें वो सील्ड कवर लेटर्स मिले जो इन पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। हमने फिजिकली कभी इन सील्ड कवर्स को खोला नहीं है। ये सील्ड कवर्स हमें पार्टियों ने खुद दी हैं। इन सील्ड कवर से एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि इनमें से किसी भी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली मिला नहीं था। किस राजनीतिक दल को कौन सी कंपनी चंदा देती है, इस पर पर्दा डालने का कानून पारदर्शी कैसे हो सकता है? क्या वाकई लोगों की दिलचस्पी इस सवाल में नहीं है कि इलेक्टोरल फंड से राजनीतिक दलों को फायदा हुआ है या एक ही दल को हो रहा है? क्या राजनीतिक दल कंपनियों के कब्जे में आ गए हैं? मध्य प्रदेश के छतरपुर के बकसवाहा में एक बच्चे को बुखार हुआ, तेज बुखार था, तो उसका इलाज उस अस्पताल में क्यों नहीं हुआ? उसे दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाता है और बच्चे की मौत हो जाती है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का शव है। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की मौत हो रही है। शव कभी कंधे पर, कभी ठेले में, तो कभी खाट पर जा रहा है। छतरपुर जिले के बक्सवाहा में पौड़ी गांव के लक्ष्मण की 4 साल की बिटिया को बुखार आया। पहले वो बक्सवाहा के अस्पताल पहुंचे, वहां से दमोह रेफर कर दिया गया। बच्ची नहीं बची। अस्पताल में शव वाहन नहीं मिला। पहले दादा ने उसे कंबल से ढका। बस वाले को बिना बताए उसमें बैठे बक्सवाहा पहुंचे। वहां नगर परिषद में गुजारिश की, कुछ नहीं हुआ तो कभी दादी, कभी दादा, कभी पिता मासूम का शव गोद में ढांक कर 45 डिग्री की धूप से बचाते हुए घर लाए। बुखार चले सर 2 दिन, फिर इसे अपने दमोह वालों से दवाई कराई जी, तो उन्हें दवाई दे दी जी। फिर इसके बाद उन्होंने दमोह ले, हम आज सुबह दमोह लेके भगदा, वहाँ एक्सपायर हो गई। हाँ, फिर आप यहाँ बक्सवाहा ले आए, तो फिर वाहन कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला वहाँ। तो यहाँ आपने 100 वाहन के लिए कहा था, वो मना कर दिया ना हम सुनने। कितने? नगर पालिका में बोल रहे थे भाई यहाँ से नहीं जाएगी हमारी गाड़ी। कम से कम 10 जगह मोबाइल नंबर लिखे ड्राइवर के, वो जो संचालक रहता, मतलब जिसको इंचार्ज बनाया है वीरेंद्र साटी को, उसका भी नंबर लिखा है। लेकिन कुछ लोग है ना जानबूझ के उसका मिसयूज करते हैं कभी कभी, तो वो फोन करते हैं। तब उनको बोला जाता है कि भाई यदि जिसकी क्षमता है डीजल डलवाने की, वो डीजल डलवा सकता है और ले जा सकता है, क्योंकि शहर के बाहर जाना पड़ता है, कभी कभी काफी दूर जाना पड़ता है और वाहन 2 ही है।
सागर के गढ़ाकोटा में अंबेडकर वार्ड के रहने वाले बिहारी को घर में चक्कर आया। परिजन गढ़ाकोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव वाहन का इंतजाम नहीं हुआ। निजी वाहनों ने भी मना कर दिया। तब बड़े भाई भगवान ने ठेला जुगाड़ा और शव घर लाए। अच्छा, और वाहन की व्यवस्था नहीं बन पाई। डॉक्टर लुका कह रहे थे जैसे बन जावे। खरगोन के भगवानपुरा में गर्भवती शांतिबाई खरते को लेने एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। परिजन उसे खटिया पर लिटाकर 3 किलोमीटर दूर तक पैदल चल दिए। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद भी शव वाहन नहीं मिला। शव खाट पर घर आया। वैसे यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंचने की एक वजह अमेरिका से बेहतर सड़कें भी थी। एम्बुलेंस से एक बात और याद आई। अप्रैल में ये तस्वीर अखबारों की सुर्खियों में थी। सरकार ने दावा किया कि स्वास्थ्य विभाग की सेहत सुधारने 29% बजट बढ़ा दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल एक्सरे होगा। सरकारी अस्पतालों को मरम्मत के लिए 263 करोड़ रुपए मिलेंगे। 25,000 की आबादी पर एक संजीवनी क्लिनिक खुलेगा। वैसे सरकार ने ये नहीं बताया कि 1000 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 10,000 की आबादी पर 4 हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में कोई बदलाव दिखे या न दिखे, एक बदलाव जरूर दिखेगा। छात्र अब हिंदी में MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे, खादी पहनेंगे। वैसे इन तस्वीरों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन लगा जब 18 साल में मृतकों के लिए शव वाहन या बीमारों के लिए सरकार एम्बुलेंस भी उपलब्ध न करा पाए तो फिर सवाल पूछने की गुंजाइश ही कहाँ है। और वैसे भी जितने भी सियासी दल हैं उनके सिलेबस में सांप्रदायिकता से ऊपर स्वास्थ्य होता ही कहाँ है। और शायद मतदाता यानी आपके भी, नहीं तो ये तस्वीर कब की बदल जाती। खरगोन से आसिफ, सागर से राकेश, दमोह से आजम के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। इस खबर में कोई महंत नहीं है, मौलाना नहीं है, लेकिन है तो उसी धर्म को मानने वाला जिसके नाम पर टीवी पर हर दिन दंगल होता है, हल्ला बोला जाता है। जिनके कार्यक्रमों में धर्म की रक्षा करने वाले वही एंकर आते हैं जो पत्रकारिता के धर्म की रक्षा नहीं कर पाते। अपने गुनाह छिपाने के लिए कभी देश का सहारा लेते हैं, कभी धर्म का, लेकिन इस चक्कर में देश को शर्मिंदा कर जाते हैं और धर्म को हथियार बना जाते हैं। किसी भी स्थिति में गोदी मीडिया आपके बच्चों में नफरत ही भरता रहता है। हमारा काम बताना था, जो बताया वही हुआ, नहीं चाहता कि वही होता रहे। आप ब्रेक ले लीजिए। निर्वाचन आयोग ने आज राष्ट्रपति चुनावों के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा। अगर जरूरत पड़ी तो 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। हालांकि सरकारी सूत्र पहले ये संकेत दे रहे थे कि राष्ट्रपति के पद के लिए आम सहमति की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई प्रगति होती नहीं दिखी है, इसलिए अब चुनाव की संभावना बढ़ गई है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। कई राज्यों में शुक्रवार को राज्यसभा की सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए वोटिंग है, लेकिन इससे पहले ही सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी को एक बड़ा झटका लगा है। महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी के 2 विधायकों नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई है। कोर्ट इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के तर्क से सहमत दिखा कि कैदियों को मतदान का अधिकार नहीं है। शिवसेना की अगुवाई वाले महाविकास अघाड़ी के पास 3 सीटों पर जीत के लिए पर्याप्त वोट हैं, लेकिन चौथी सीट पर जीत की उसकी संभावनाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। उधर बीजेपी ने भी 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी के 2 उम्मीदवार जीतने तय हैं, लेकिन तीसरे उम्मीदवार धनंजय महादिक और शिवसेना के संजय पवार के बीच मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। अब छोटे दलों और निर्दलीयों की भूमिका अहम हो जाएगी, जिनके पास 29 विधायक हैं। नेशनल हेरल्ड अखबार विवाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश होना है। कांग्रेस ने इस मौके पर शक्ति प्रदर्शन की योजना बनाई है, जिसके तहत पार्टी नेता और कार्यकर्ता सोमवार को देश भर में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
दिल्ली में कांग्रेस के सांसदों समेत वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी राहुल गांधी के साथ प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर तक मार्च करेंगे। ये फैसला सभी राज्यों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों, प्रभारियों और कांग्रेस महासचिवों की एक वर्चुअल बैठक में लिया गया। 2015 में भी कांग्रेस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए ऐसा ही शक्ति प्रदर्शन किया था। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन कोविड पॉजिटिव होने के कारण सोनिया गांधी ने पेशी के लिए नई तारीख मांगी है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।